नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां सबसे बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से सामने आई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों में यानी कि तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं और जहां राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा जल्द होगा, जल्द ही हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। आपने सुना किस प्रकार से राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी यानी कि छाती चौड़ा करके आते थे और अब उनकी छाती झुकी हुई नजर आती है। तो वहीं आपको बता दें कि तारीखों के ऐलान के साथ पार्टियों में हलचल देखने को मिल रहे हैं। उस बीच आपने 2 सियासी बड़े बयान सुने, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये दांव आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, इसका फायदा या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल करके दिखाएगी। तो वही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 10 साल बाद घाटी में चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 फेजेस में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नया दांव चल दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और इस दौरान बड़ी जानकारी सामने आ रही कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। जिस प्रकार से आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना, जिसमें राहुल गांधी का आत्मविश्वास चौथे यानी कि 7वें आसमान में नजर आ रहा था और अब ये पार्टियां अलायंस के साथ आती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अलायंस का सामना कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी और विधानसभा चुनाव में कैसी टक्कर होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से कैसे पार पा सकती है। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो लगातार देखिए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत जो है वो जोर लगा दिया है और राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पे जम्मू कश्मीर में मौजूद थे और इस दौरान
उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है और उसके बाद फिर इस गठबंधन का भी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का भी ऐलान कर दिया गया है। और अब आने वाले दिनों में जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच में सीटों का जो है वो बंटवारा होता नजर आएगा और देखने लायक बात रहेगी कि कौन सी सीट किसको मिलती है, कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है। 90 सीटों पे चुनाव होना है और कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ती है और फारूक अब्दुल्ला जो है वो कितनी सीटों पर राजी होते हैं। बहरहाल जो चुनाव है वो अब एक जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे भाजपा के लिए कड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके वहां पे पेश करने जा रही है। अभी और ना देखने लायक राहुल बात गांधी रहेगी ने कि जम्मू दिलचस्प कश्मीर बात में कही। पहले प्रधानमंत्री मोदी सीना चौड़ा करके आते थे और अब उनका जो सीना है वो झुक सा गया है। बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने तमाम बातें रखी और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने जो पीएम जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट होके चलते थे उस हिसाब से अब पीएम आप टेलीविजन पे आपने देखा होगा कि उस हिसाब से नहीं चल पाते। इंडिया गठबंधन ने पीएम के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है और इसके अलावा भी राहुल गांधी ने अपनी तमाम बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। इसके अलावा राहुल, आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो कल शाम को पहुंच गए थे जम्मू कश्मीर के दौरे पर और आज भी मौजूद थे। 2 दिवसीय उनका यह दौरा था। इस दौरान उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो गठबंधन है ये जी बहुत मजबूती से जम्मू कश्मीर बिल्कुल के अभिनव। विधानसभा चुनाव में लड़ेगा। जी, अलायंस की तो ऐलान कर दिया जा चुका है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या सीटों को लेकर मंथन हुआ है अभी कि अभी इसको लेकर पेच फंसता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए सीट बंटवारा एक बहुत अहम चीज हो जाती है किसी भी गठबंधन में, लेकिन अब तक सीट बंटवारे पे कोई खास सहमति नहीं बन पाई है। कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी ये एक बड़ा सवाल रहेगा और इसका अभी इस पे कोई बातचीत भी दोनों दलों के बीच में नहीं हुई। हालांकि दोनों पार्टियों का ये कहना जरूर है कि हम सुचारू रूप से जो है गठबंधन उसको चलाएंगे और सफलतापूर्वक जो सीटों का बंटवारा है उसको आराम से तय समय से कर लेंगे और कुछ दिनों बाद घोषणा पत्र भी हम अपना संयुक्त रूप से जारी करते बिल्कुल हुए नजर अभिनव, आएंगे। कांटे लेकिन की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो वही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उपचुनाव होने जिसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पार्टी हर तरफ से खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और ऐसे में योगी सरकार, संगठन और आरएसएस के बीच एक बैठक हुई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुई चूक से लेकर आगामी चुनाव यानी कि चुनाव में कैसी तैयारियां हुई हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। अब बैठक से अहम बात निकलकर सामने आई है कि बीजेपी अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले एक बैठक के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। ऐसे में अब संगठन में बदलाव किसी नई तरफ यानी कि नई तरफ इशारा कर रहा है। और आपको बता दें कि संगठन और सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद मतभेद देखने को मिल रहा है और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब संगठन में बदलाव की तैयारी। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, संगठन वर्सेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि जो बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है, सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए जिस तरीके से इस मौके पर योगी सरकार और संगठन के साथ साथ में आरएसएस में जो बैठक हुई है, कहीं कहीं देखा जाए जिसका मायने बहुत बड़ा मायने निकाला जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखा जाए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो चूक हुई, जो नुकसान हुआ बीजेपी को, उस चूक को दोबारा ना हो और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने के लिए और घर घर जाकर बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और कोई भी कोर कसर छोड़ने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में भारी झटका झेलने को मिला था भारतीय जनता पार्टी को। अब क्या माना जा रहा है? 27 का लक्ष्य लेकर जाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, बीजेपी इस वक्त 2027 के चुनाव को लेकर फोकस कर रही है और राजेश होना है तो
उनमें भी बीजेपी खास करके फोकस कर रही है। सबसे बड़ी अगर बात कहें तो उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि बीजेपी को जो झटका उत्तर प्रदेश से मिला है कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है, और उसको वो झटका फिर से दोबारा उपचुनाव में न लग पाए, जिसके लिए बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और एक चीज आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो कहीं कहीं ये जो इशारा है, कहीं कहीं देखा जाए तो ये इशारा जो है बदलाव का इशारा दिख रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की बातें बनी थी, अभी कुछ दिन पहले मतभेद की बातें सामने आ रही थी, कहीं कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राजेश, सरकार से संगठन में बदलाव की तैयारी है क्या? पीडीएफ फॉर्मूला हो सकता है या फिर नए मंत्रियों को जगह दिया जा सकता है? क्या ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है इस बदलाव में? इस बदलाव की अगर बात करें तो इस बदलाव में नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि पीडीए का फार्मूला जो है, पीडीए के फार्मूले पर भी बीजेपी चलने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं देखा जाए तो ये फार्मूला जो है बीजेपी के लिए कहीं कहीं हिट साबित हो सकता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे भारत में आरक्षण का मुद्दा छिड़ा हुआ है, कहीं कहीं ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो आरक्षण का मुद्दा छिड़ा हुआ कहीं कहीं ये बीजेपी के लिए घातक न साबित हो जाए। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं आपको बता दें कि अब बड़ी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, तो वहीं बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि संगठन में बदलाव की तैयारी है। सामूहिक दुष्कर्म में आरोपित सपा नेता मोहित खान के भाई के भदरसा में बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलना है। तो वहीं इसी कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा संचालित की जा रही। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन का बुलडोजर आज गरजता हुआ नजर आया, और आपको बता दें कि बुधवार से बैंक शाखा खाली कर दी जा चुकी थी, और जिसके बाद ये माना जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन चलना तय है। तो वहीं उसी प्रकार आज प्रशासन का धड़ल्ले से 3 बुलडोजर मौके पर पहुंचा और अवैध संपत्ति को जमींदोज करता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है वो कहीं ना कहीं सफल साबित होता हुआ नजर आ रहा। तो आज अयोध्या में कार्रवाई देखने को मिली, और जिसके बाद एक बार फिर से सपा खेमे में हलचल देखने को मिल सकती है, और इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी होना तय मानी जा रही है। मैं आपको बता दें कि कन्नौज टू अयोध्या ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। उस बीच बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मोहित खान पर एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। महिला को छोड़ेंगे यानी कि छेड़ेंगे तो बाबा का एक्शन इसी प्रकार देखने को मिलेगा। तो वहीं विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इन मंचलों पर शिकंजा कसने की बात कही थी, और ऐसी कार्रवाई करेंगे नजीर साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था, और अब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वो एक्शन देखने को मिल रहा है। जब अयोध्या में प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई। वहीं मोहित खान की अवैध संपत्तियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल को बढ़ता हुआ नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कन्नौज और अयोध्या में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। वही ताबड़तोड़ एक्शन से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी काफी हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी दोनों मामले पर समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से जवाबदेही मांग रही थी, लेकिन इन पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि
लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर पहले ही चल चुका है और अब कॉम्प्लेक्स की बारी थी और जिस पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया, तो वही मोहित खान की संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई है, तो वही लगातार एक्शन जारी है। ज्यादा अपडेट के साथ कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, अयोध्या में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कहां तक कार्रवाई पहुंची? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या में जो मोहित खान के घर पर जो कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, कॉम्प्लेक्स पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, क्योंकि आधा उसका रकबा जो है वो अवैध बताया गया था और उस पर पूरी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था उस पर आज ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई है। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से 3 जेसीबी और एक पुकलैंड मशीन जो पहुंची है, उस मशीनों के आधार पर ही सारी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो फिलहाल सुबह से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, यानी कि यूं कहा जाए कि वहां पर किसी तरह का कोई भी बवाल ना हो या फिर जो सरकारी कार्रवाई है उस पर किसी तरह की बाधा ना हो, तो उसको लेकर के वहां पर पीएससी के साथ साथ जो स्थानीय फोर्स है वो मुहैया कराई गई है। जी, करीब कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, अयोध्या में भी देखने को मिला, क्या समाजवादी पार्टी अब चुप्पी तोड़ेगी? देखिए फिलहाल जिस तरीके से दोनों जगहों की मामले की बात की जाए, चाहे फिर कन्नौज मामला हो या फिर अयोध्या मामला, क्योंकि अयोध्या में अगर बात की जाए जिस तरीके से जो सांसद है, सांसद के जो करीबी मोहित खान बताए जा रहे हैं और नौकर जो उनका है, क्योंकि दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, मोहित खान और उनके नौकर की, लेकिन वहां पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो फिलहाल वहां पर चल रही है। लेकिन अगर कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में जो बात की जाए सपा नेता का नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर के वहां उनका करीबी जरूर बताया जा रहा है, लेकिन सपा से किसी तरह का उनका नाता अभी का नहीं बताया गया। लेकिन जो वहां की कार्रवाई की बात की जाए तो वहां पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, दोनों जगहों पर आज ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन सपा की अगर बात की जाए तो कन्नौज के जो जिला अध्यक्ष की बात की जाए कलीम खान की, तो उन्होंने इस मामले को लेकर के अपना बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने किसी तरह का कोई भी उनका संबंध सपा से नहीं बताया था, क्योंकि अभी मौजूदा समय की अगर पार्टी की बात की जाए तो वो सपा से किसी तरह का कोई भी संबंध उनका नहीं बताया है। जी, मोहित खान पे जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये अभी झांकी है या अभी एक्शन देखने को बाकी है? देखिए फिलहाल अभी जो झांकी और एक्शन की बात की जाए तो फिलहाल एक्शन की अगर बात की जाए तो एक्शन तो फिलहाल शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले बेकरी पर कार्रवाई होना, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई होना, तो कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की जो कार्रवाई की बात की जाए, जो उनके खाका तैयार करने की बात की जाए, जिस तरीके से उनके जो मकान बने हैं उनका भी जो रकबे की बात की जाए, कहाँ पर तालाब की जमीन है, कहाँ पर जो सरकारी जमीन है या फिर जो जमीन पर मकान बना है वो आवासीय है कि नहीं है, उन सभी चीजों का ब्यौरा तहसील से भी मांगा गया है और उसी आधार पर ही ये पूरी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई वो शुरू की गई है। किसके निगरानी पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है अयोध्या में? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अयोध्या में जो कार्रवाई की बात की जाए, क्योंकि मौके पर एसडीएम तैनात है, एसडीएम के साथ साथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात की जाए वो है और स्थानीय जो पुलिस फोर्स यानी कि जो गेस्टेड अधिकारी हैं वो भी वहां पर पूरी तरीके से मौजूद है और गेस्टेड अधिकारी की अध्यक्षता में ही वहां पर जो पीएससी बल तैनात किया गया है, उन सभी की निगरानी में ये पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, किसी तरह की वहां पर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा न बन सके। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुजन समाज पार्टी और इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बसपा की कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है। बैठक में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना यह जा रहा है कि मायावती एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि बसपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा भी मिल सकता है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश कर सकती है। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके अलावा मायावती के नाम पर चर्चा तेज चल रही है। इससे पहले मायावती को अगस्त 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। बता दें कि मायावती ने 18 सितंबर 2003 को बसपा संस्थापक काशीराम की तबियत खराब होने के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। तब से अब तक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है मायावती। तो वही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। तो वही आपको बता दें कि लगातार पार्टियों में उपचुनाव को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच कार्यकारिणी की बैठक होनी है बसपा की और जिसमें
कई तरह के मंथन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन अध्यक्ष होगा, माना यह जा रहा है कि कोई नया चेहरा भी मिल सकता है, लेकिन ये कयास है सिर्फ। लेकिन अटकलें यही है कि मायावती एक बार फिर से बसपा की अध्यक्ष होंगी। वहीं बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो वही आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक 27 अगस्त को होगी। बैठक में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना यह भी जा रहा है कि मायावती एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बसपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा भी मिल सकता है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश कर सकती है और साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। मायावती का नाम की चर्चा, यानी कि मायावती के नाम पर चर्चा तेज है और इससे पहले मायावती को अगस्त 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। बता दें कि मायावती ने 18 सितंबर 2003 को बसपा संस्थापक काशीराम की तबियत खराब होने के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। भूपेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक होनी है बसपा की, क्या लगता है मायावती एक बार फिर से अध्यक्ष होंगी या फिर कोई नए चेहरे पर दांव चल सकती है बसपा? देखिए, जिस तरीके से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस तरीके से लोग करने लगा रहे हैं, जिस तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियां जो हैं, सब पार्टियों में खलबली सी मची हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव 27 अगस्त को होना है। अब चुनाव में वैसे जो लोग बता रहे हैं, अगर देखा जाए तो जो उम्मीदें लोग कयास लगा रहे हैं वो मायावती की ही लगाई जा रही है, क्योंकि उसके बाद कोई नया चेहरा भी आ सकता है, क्योंकि 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। 27 अगस्त का दिन बेहद ही अहम हो सकता है बसपा के लिए और साथ ही 27 अगस्त को चुनाव को लेकर भी मंथन हो सकता है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।